मेंबर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर बनिशा असलम, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आपका वेलकम है हमारे इंस्टीट्यूट आर्ट्स फ्रेटर्निटी में। मेंबर्स, आप सबको पता है कि आज हमारा एक वेबिनार है जो हमने आप लोगों के लिए कंडक्ट करा है। उससे पहले हम लोग सबसे पहले आज आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी थोड़ा सा आपसे बताएंगे। मेंबर्स, हमारे इंस्टीट्यूट में आपको पता है कि ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग जो है वर्चुअली तौर पे शॉर्ट कोर्सेज हो गए, वर्कशॉप होगी, डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स वगैरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कि इंटरनेशनल तौर पे एक्रेडिटेड भी है, उसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि हर स्टूडेंट जो है वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है प्रोग्राम के ऊपर जो है एडमिशन ले सकता है। लास्ट ईयर हमारी जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी इवेंट्स भी हो चुका है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है जब अपनी जो डिग्री जो कंप्लीट करी थी उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, सबसे पहले सबसे अच्छी बात क्या है हमारे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है जो कि डॉक्टर अफसर रब्बानी ने और मिस्टर ज़ैन खान जो एज एन एमडी जो है उन्होंने जिसको फाउंडेड किया, तो हमारे इंस्टीट्यूट का जो विजन है वो एक तो ये कि सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट अपने ओन टाइम के ऊपर जो है वो उसको सुन सकते हैं। खुदा ना खास्ता जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो लाइव क्लासेस नहीं ले पाते, तो उनके लिए रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट पे हमारे इंस्टीट्यूट में क्या हुआ है इंडिविजुअली तौर पे जो है वो फोकस किए जाते हैं, ताकि जिस स्टूडेंट में फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई लैकिंग है वो उनकी स्टेप बाय स्टेप जो है उनकी नरिशिंग हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट में साथ ही हम लोगों ने एक और चीज़ भी जो है वो एक टेली क्लिनिक भी लॉन्च की हुई है, जिसमें हमारे पास पीएमटी वेरिफाइड जो है डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और सारे मौजूद हैं, जिसमें वो सब लोग जो है हम वक्त मौजूद होते हैं कि वो वीडियो कंसल्टेशन वगैरह जो है प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके वेरीफाइड फिजिशियन से, वेरीफाइड कंसल्टेंट से, न्यूट्रिशन से, फिजियोथेरेपिस्ट से। एक बात सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो है हमारे जो मैम अर्शिया कायनात हैं वो हर वक्त जो है वो स्टूडेंट की आप कह सकते हैं कि उनकी गाइडेंस के लिए मौजूद होती हैं। और फिर क्या होता है कि जिसे ही स्टूडेंट को कोई भी लैकिंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मिस अर्शिया कायनात उनको बहुत प्रॉपर वे में उनको गाइड करती हैं। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ भी है, अभी लास्ट टाइम पे हमारे इंस्टीट्यूट ने जो है वो एक वर्कशॉप लॉन्च की थी जो कि न्यूट्रिशन वर्कशॉप थी, जिसपे हमारी जो है वो एक बुक लॉन्च सेरेमनी भी थी। अच्छा, हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो एक रजिस्टर्ड और एक्रीडेटेड है, जिसमें आपको सारी ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, स्लोगन वगैरह। हमारी सेकंड ब्रांच जो है वो शारजा में है, जिसका एड्रेस आपके पास यहाँ पर मेंशन है और उसका रजिस्टर्ड नंबर भी मेंशन है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट एक्रीडेटेड है, रजिस्टर्ड है और यूके एफिलेटेड है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो डिप्लोमास करते हैं, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम वगैरह करते हैं, तो उनको यूके एफिलेटेड जो है वो सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमा प्रोग्राम्स की डिग्री वगैरह प्रोवाइड की जाती है। ये हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं और ये जो है सारे प्रोग्राम्स हैं, और उसके बाद और भी फ्यूचर्स प्रोग्राम हैं जो हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, जो हम लोग बार-बार जो है इंस्टीट्यूट्स में जो है लॉन्च करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो उसके ऊपर एडमिशन ले सकते हैं। कुछ जो है कुछ प्रोग्राम्स जो है वो हमारे डेज़ के हिसाब से होते हैं, कुछ जो होते हैं मंथ्स के होते हैं, कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, फेलोशिप्स भी हमारे पास मौजूद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जितने प्रोग्राम्स हैं वो वर्चुअली तौर पे मौजूद हैं। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो यूके एफिलिएटेड जो है सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, दूसरी बात ये कि उनको उनको जो है फैसिलिटी ये है कि उनको गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे मैं नाम से मिस अर्शिया कायनात का मैंने आपसे नाम लिया। और दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट में जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं वो सारे इंस्टीट्यूट के मुताबिक, यानी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं
के जो क्या होते हैं कि नॉन एफिलेटेड होते हैं, वो आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है और ये कि उस पे वो रन कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट एक तो एक्रीडेटेड है और दूसरी बात कि फ्लेक्सिबल है और दूसरी बात ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट के ज़रिए जो है बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं इन्होंने जितनी भी हासिल की है सर्टिफिकेशन वगैरह, तो वही एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट से हासिल करते हैं तो उसकी आपको पता है कि उसका एक्सपोजर भी बढ़ जाता है। दूसरी बात ये कि उसकी सीवी भी जो है वो बिल्डअप हो जाती है और उसके बाद जो है हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं जो उसके बाद जो है अपनी ग्रोथ जो है उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो माशाल्लाह से कई अच्छे इंस्टीट्यूट में वो जो है वो वर्क कर रहे हैं। उसके साथ ही आज मैं आपसे वेबिनार के ऊपर हम लोग जो है वो मूव ऑन करते हैं। हमारा लाइब्रेरी कार्ड भी मौजूद है और हम जो है वो आज अपने वेबिनार की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मेंबर्स मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि आज जो है हम लोग जो वेबिनार है उसमें सबसे पहले ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ जो है वो एविडेंस बेस होती है और क्या चीज़ जो है वो कमर्शियली तौर पे जो है ना एग्जेग्रेटेड बहुत ज़्यादा कर दी गई। जो चीज़ एग्जेग्रेटेड कर दी जाती है तो वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में हो जाती है। ठीक है? तो हमारे आज के वेबिनार के ऊपर हम लोग जो बात करेंगे कि हमें ये पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ एविडेंस बेस है और कौन-सी चीज़ को जो है कमर्शियली तौर पे जो है वो एग्जेजरेट कर दिया गया है। और किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एस्थेटिक मेडिसिन को इथिकली तौर पे। जैसे कि लास्ट डिकेड से जो हम लोगों के दरमियान में जो नॉन सर्जिकल एस्थेटिक होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली तौर पे इवॉल्व हो गया है। ठीक है? हम लोग जो है सिंपल रिंकल करेक्शन जो कि एक पेशेंट्स की अगर हम लोग करते थे, उसके बजाय वो हम लोग इस चीज़ के ऊपर चले गए हैं कि खाली हम लोग अब रिंकल करेक्शन नहीं करते पेशेंट्स की। हम लोग मूव ऑन कर गए हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन के ऊपर। हम क्या करते हैं कि ना सिर्फ पेशेंट का सिर्फ करेक्ट करते हैं कि एस्थेटिक फीचर, उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट की कोलेजन स्टिमुलेशन के ऊपर भी काम करते हैं और उसके साथ कंबाइंड थेरेपीज के ऊपर भी काम किया जाता है। और उसी के साथ साथ जो पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली तो उस पे जो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। वो किस वजह से चेंज होगी? वो सोशल मीडिया की वजह से चेंज होगी, ये फ़िल्टर्स की वजह से चेंज होगी, सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग की गई, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे चला गया है। तो आज के वेबिनार के अंदर हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे? क्या चीज़ जनरली तौर पे वर्किंग कर रही है? क्या चीज़ ओवर हाइप्ड हो गई है? क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हर प्रैक्टिशनर को रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है? और कहाँ पर फ्यूचर जो है एस्थेटिक का मूव ऑन कर रहा है, हेड कर रहा है। जो आजकल जो ओपनिंग ट्रेंड चल रहे हैं ना पेशेंट्स के, वो ट्रेंड जो है वो रैपिडली चेंज हो गए हैं एस्थेटिक। लेकिन ये बात आपको दिमाग में रखनी है, बीइंग अ एस्थेटिक फिजिशियन, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कि एनाटॉमी और बायोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होती। अच्छा, सबसे पहले एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये वाला टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एस्थेटिक मेडिसिन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फास्टिंग ग्रोइंग मेडिकल फील्ड हो गई ग्लोबली तौर पे। और पेशेंट आजकल क्या-क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं ये है कि वो यंग नज़र आए। अच्छा, उसमें डाउन टाइम जो है ना पेशेंट को कम लगे। दूसरी बात ये क्योंकि रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो और उनका रिजल्ट जो है वो नेचुरल हो। ये आजकल पेशेंट के दिमाग में हो गया और पेशेंट ये चीज़ चाहता है। और इस डिमांड की वजह से क्या चीज़ ज़्यादा इंक्रीज हो गई, कौन सी चीज़ इंक्रीज हो गई? अनसेफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अनट्रेन्ड इंजेक्टर्स बहुत ज़्यादा आ गए मार्केट में। सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई और कॉम्प्लिकेशन के रेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक इम्पॉर्टेंट इश्यू जो है एस्थेटिक मेडिसिन में जो कि बहुत ज़्यादा है कि ब्यूटी ट्रेंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गए बनिस्बत के मेडिकल डिसिप्लिन। अच्छा, हर फिलर की सिरिंज के ज़रिए हर एनर्जी अवॉइड डिवाइस जो आपके पास मार्केट में आती है, उसके पीछे जो है एक एनाटमी होती है उसकी।
और एक वेस्कुलर सप्लाई, टिश्यू हीलिंग, कॉम्प्लिकेशन रिस्क, सब चीज़ें उसके पीछे बिहाइंड द एवरी डिवाइस जो है की होती। अच्छा, एक चीज़ आपको एक बात बताऊँ इसके ऊपर कि 10 साल पहले जो पेशेंट थे वो आके डॉक्टर्स को आके क्या कहते थे कि हमारे रिंकल्स जो है ना वो रिमूव कर दें। लेकिन आज जो है बहुत सारे पेशेंट जो है वो फ़िल्टर की सेल्फीज़ लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ऐसा बना दें, हमें ऐसा रिक्रिएट कर दें। तो ये शिफ्ट जो हुआ है ना, इसने एस्थेटिक कंसल्टेशन को पूरा तौर पे ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। अब जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं जो हमारे पास जो आए हुए हैं, उसके ऊपर हम आज जो है वो ब्रीफली तौर पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो आज का मेजर ट्रेंड्स आया है प्रिवेंटिव एस्थेटिक में, उसमें पेशेंट जो है अपनी 20s या अर्ली 30s के अंदर वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं ये कि हमें प्रिवेंटिव बोटॉक्स लगा दिया जाए, ठीक है? कोलेजन की स्टिमुलेशन हो उनकी, स्किन क्वालिटी जो है उसकी एनहांस हो जाए और दूसरी बात ये कि एंटी एजिंग के लिए वो मेंटेन कर सके। सेकंड मेजर ट्रेंड जो है नेचुरल एस्थेटिक में कौन सा है कि पेशेंट क्या सिर्फ ये नहीं चाहता कि उनकी जो अपीयरेंस है उसको ट्रीट कर दिया जाए, बल्कि उसके साथ साथ वो क्या चाहता है, वो इन्हांसमेंट चाहता है, फेशियल की हार्मोनी चाहता है, हेल्दी स्किन की क्वालिटी भी चाहता है और दूसरी बात ये कि वो ऐसा चाहता है कि रिजुविनेशन जो उसकी हुई है वो अनडिटेक्टेबल हो। एक और जो मेजर शिफ्ट आया है कॉम्बिनेशन थेरेपी में, वो ये आया है कि एक ट्रीटमेंट के ऊपर रिलाय नहीं करा जाता। प्रैक्टिशनर ने आजकल क्या किया है कि बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया। जैसे हमने केस को करा है कि आरएफ को कंबाइन कर दिया, लेजर्स के साथ कर दिया, फिलर्स, पीआरपी और बायोस्टिमुलेटर के साथ, ताकि डिफरेंट जो टारगेट जो इशू टिश्यू लेयर्स होती हैं उनको हम टारगेट कर सकें। यानी इससे पता क्या चलता है कि मॉडर्न पेशेंट जो आया है ना वो सिर्फ डिफरेंट नहीं नजर आना चाहता, बनिस्बत की कि वो ये चाहता है कि वो बेटर नजर आए। ठीक है, तो आज के ये वाले करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे पास प्रिवेंटिव एस्थेटिक में। जैसे मैंने आपसे बात करी, नेचुरल अनडिटेक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपीज पे हमने बात करी, अभी रीजनरेटिव एस्थेटिक पे बात करी। अच्छा, मेल की एस्थेटिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो गई, ये भी ग्लोबल ट्रेंड्स में आ गया है हमारा। और मिनिमल डाउन टाइम जो है, मैंने आपसे जैसे ही डिस्कस करा कि वो पेशेंट जो है आजकल मिनिमल डाउन टाइम में और फास्टेस्ट रिकवरी चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हम सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस पे और ट्रेंड पे जो है उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है? हमें ये ज़रूरत है कि हम जो नॉन सर्जिकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट है उसकी मेजर कैटेगरी के ऊपर बात करें, क्योंकि ये प्रोसीजर किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं? ये काम करते हैं वॉल्यूम की रिस्टोरेशन के ऊपर काम करते हैं, ये कोलेजन की स्टिमुलेशन के ऊपर काम करते हैं। जितने भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इंजेक्टेबल नज़र आ रहा है आपके ऊपर, रीजनरेटिव नज़र आ रहा है, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं, जो मैंने कुछ हैं जो आज मैंने इस वेबिनार के लिए आपसे डिस्कस करने के लिए करे। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि किसके ऊपर काम करती हैं? ये जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम की रिस्टोरेशन पे काम करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम लोग भी जो फिलर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे क्या होता है कि जो पेरिऑर्बिटल एरियाज के ऊपर जो है, अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि फिल वॉल्यूम जो है वो आपका लॉस हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती, तो फिर क्या होता है कि हम फिलर्स के ज़रिए उसको रिस्टोर करते हैं। तो वो क्या होता है कि जितनी भी आपके पास डिवाइसेज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, वो किसके ऊपर काम कर रही हैं? वो वॉल्यूम की रिस्टोरेशन के ऊपर काम कर रही हैं, वो कोलेजन की स्टिमुलेशन के ऊपर काम कर रही हैं, टिश्यू की रीमॉडलिंग के ऊपर काम कर रही हैं। और दूसरी बात ये कि कंट्रोल तौर के ऊपर एनर्जी डिलीवरी के ऊपर भी काम कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स के ऊपर। अब ये जेल बेस्ड सब्सटेंस जो होते हैं ना वो किस लिए यूज़ करे जाते हैं? ये क्या करेंगे, आपका जो फेशियल वॉल्यूम, जैसे मैंने आपसे बताया कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है ना वो लॉस्ट हो जाता है। जो फैट्स होते हैं ना जो हमारे इंटरनल, उस पे क्या होता है कि वो ऊपर के कंपार्टमेंट से वॉल्यूम जल के नीचे चले जाते हैं, तो वो ड्रूपी लगने लग जाता है फेस। ठीक है? अच्छा, क्या होता है, होलो आइज़ बन जाती, संकन्स हो जाती। तो फिर क्या होता है कि जेल बेस्ड सब्सटेंस क्या करते हैं कि वो रिस्टोर करते हैं फेशियल वॉल्यूम का, आपकी कॉन्टोरिंग को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी बात ये जो फोल्ड्स आ जाते हैं, लाइक मैं आपसे एक एग्जांपल के ऊपर बात करती हूँ, जैसे नेज़ल फोल्ड्स आ जाते हैं हमारे, तो उसको भी रिड्यूस करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जो फेशियल की सिमेट्री होती है ना, उसको एनहांस करते हैं।
ठीक है। खाली फिलर्स एक काम ये नहीं कर रहा होता कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को रिस्टोर कर दिया, उसके साथ साथ वो चारों चीजें कर रहा होता। अच्छे जो कॉमन ट्रीटमेंट्स होते हैं किस किस चीज़ों के ऊपर करे जाते हैं, लिप्स के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैंने आपको बताया ना कि वो आपका फेस भी ड्रूपी लगने लग जाता है, आपके लिप पे जो सारी मेरिनेट लाइन्स वगैरह जो आती हैं, लिप्स हो गया, चीक्स हो गए, जॉ लाइन हो गई, जो जॉल्स हो जाते हैं, अंडर आइज की जिस मैंने बात करी, नेजलोपेथ फोर्ड्स पे बात करी, ये कॉमन ट्रीटमेंट्स। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली मेनली प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन देता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोस्टिमुलेटर पे। अब बायोस्टिमुलेटर में बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है, पॉली एल लैक्टिक एसिड है। ये फिलर्स के मुकाबले में ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये वॉल्यूम को रिस्टोर नहीं करते खाली, बल्कि क्या करते हैं कि फिब्रोब्लास्ट होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। फिब्रोब्लास्ट के जरिए क्या होता है कि कोलेजन स्टिमुलेट होता है, कोलेजन की प्रोडक्शन होती है, और आहिस्ते आहिस्ते वीक से मंथ में जो है कोलेजन की स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाती है। यानी ये आपके फिलर्स के मुकाबले में ये ज्यादा और अच्छा काम कर रहे होते हैं बायोस्टिमुलेटर्स, ठीक है। ये ट्रीटमेंट क्या करते हैं, फोकस किसके ऊपर करते हैं, ये रीजनरेशन के ऊपर फोकस करते हैं, बनस्पत की कि खाली आपकी इंस्टेंट करेक्शन कर दी। यानी अगर आप मार्केट के ऊपर हम लोग बात करें, क्योंकि बीइंग अ स्टैटिक फिजिशियन, ये मेरा काम है कि मैं आप लोगों को सही नॉलेज दूं, तो हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स के मुकाबले में जो बायोस्टिमुलेटर है वो और ज्यादा एडवांस हो गया, यानी इवॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से बात करते हैं, ये भी स्किन बूस्टर होते हैं, ठीक है। ये जो होती है ना, न्यू तौर पे रीजनरेटिव इंजेक्टेबल है। इनका क्या एम होता है, इनका एम ये होता है कि स्किन की हाइड्रेशन के ऊपर काम करें, स्किन की क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्योंकि स्किन बूस्टर है, ये फिब्रोब्लास्ट की स्टिमुलेशन भी करते हैं, और फिर उसके साथ साथ एक और चीज भी करते हैं, टिश्यू को रिपेयर भी करते हैं। यानी ये स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, बनस्पत ये कि खाली सिर्फ और सिर्फ फेशियल की जो शेप है उसको चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरी एक और चीज है जो रीजनरेटिव थेरेपीज होती है। रीजनरेटिव थेरेपीज के अंदर पीआरपी तो आपको पता ही है कि आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा होता है, पीआरपी होता है, पीआरएफ होता है। अब पीआरपी जो होता है ना, वो पेशेंट के अपने ओन ब्लड से लिया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, साइंटिफिकेशन करते हैं, और फिर जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है ना, जिसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्किन पे या स्कैल्प के ऊपर, फॉर एग्जांपल पेशेंट को आपको पता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो गया, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया अगर माइल्ड पे होता है ना, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेटर काम कर रहे होता है। फिर उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, उनकी अंडरलाइन जो डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से हो गया है, तो उसके ऊपर भी देखना होता है, हमें उनको लैब टेस्ट वगैरह भी करने होते हैं। अब क्या होता है कि जो नॉन ट्रेंड होते हैं, अब जब भी मैंने आपसे आज के ऊपर बात करी, क्योंकि जैसे आजकल ये ट्रेंड चल गया है, उसके ऊपर जो है ना पीआरपी कराने के लिए पेशेंट को नॉलेज नहीं है, और उसके पास जो है वो पीआरपी कराने के लिए पहुंच गया। अब जो नॉन ट्रेंड्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एस्थेटिक फिजिशियन बन जाते हैं और जो है वो लाइसेंस नहीं होते। अब क्या होता है कि वो पेशेंट की डायरेक्ट उसके ऊपर क्या हुआ, उसने फौरन जो है इसका पीआरपी कर दिया, रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्यों नहीं मिला, अब वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिला ना, क्योंकि आपको सबसे पहले पेशेंट की सबसे पहले कंसल्टेशन करके उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी। मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद आपको जो है सबसे पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें ली, आपने उसमें कोई चीज़ के ऊपर डेफिशिएंसी के लिए आपने उसको लैब टेस्ट लिख के दी। उस टेस्ट के बाद आपने उस चीज़ के ऊपर देखा कि नहीं, उसकी जो है वो डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल उसको आयरन की डेफिशिएंसी है, और उसको जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसको कोई अगर और प्रॉब्लम है तो उसको भी अंडरलाइन के ऊपर उसको जो है उसका टेस्ट वगैरह करने के बाद, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ें हैं तो उसके ऊपर जो है उसकी डेफिशिएंसी के ऊपर काम किया जाएगा। उसके साथ साथ फिर हम जो है उसको जो है फिर अगर कंसिडर करते हैं तो हम पीआरपी को प्लीज कंबाइन करते हैं फिर माइक्रो रीडिंग के साथ। फिर उसके बाद जो है अगर माइल्ड के ऊपर होता है, माइल्ड टू मॉडरेट पे जो है वो काम कर जाता है, उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए होती है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए भी हमें वो दूसरी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है, खाली फिर उसके ऊपर पीआरपी जो होता है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि पीआरपी जो पीआरएफ के ऊपर बात कर रहे थे कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, पीआरपी से ज्यादा अच्छा जो काम कर रहा होता है वो आजकल प्लेटलेट रिच फिब्रिन होता है, ये पीआरएफ, वो ग्रोथ फैक्टर ज्यादा उसके अंदर है। तो वो क्या करता है, किस पे सपोर्ट कर रहा होता है, वो कोलेजन की स्टिमुलेशन के ऊपर सपोर्ट कर रहा होता है, वूंड की हीलिंग के ऊपर सपोर्ट कर रहा होता है।
और दूसरी बात जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा है कि हेयर को रिस्टोर करने में भी काम करता है। पीआरएफ जो है ना पीआरपी से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक न्यू जनरेशन हो गई है रीजनरेटिव थेरेपी की। अगर हम पीआरपी से कंपेयर करें तो वो क्या करता है कि ग्रोथ फैक्टर की स्लो रिलीज करता है, ठीक है ना। तो उसकी मेंटेनेंस मतलब ये कि वो डाउन टाइम जो होता है ना उसका, वो आपका वो ऐसा हो जाता है कि उसकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो जाती है उससे ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिब्रिन की मैट्रिक्स की सपोर्ट भी देता है। और वो क्या होता है कि बनिस्बत पीआरपी जो होता है ना उसमें इतने प्रोलॉन्ग रिजल्ट नहीं होते हैं, लेकिन पीआरएफ के जरिए प्रोलॉन्ग रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी रीजनरेटिव एक्टिविटी ज़्यादा और अच्छी बेटर काम कर रही होती है। तीसरी एक और बात कर लेते हैं हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस पे। अब एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस के ऊपर आरएफ माइक्रोनेटिंग बेस्ट है, बहुत अच्छी है, ठीक है ना। माइक्रोनेटलिंग के लिए तो मैं आपको बात बताऊँ, आरएफ के साथ कंबाइन कर दिया तो वो और अच्छा प्रोमिसिंग रिजल्ट दे रहा हूँ। माइक्रोनेटिंग सिग्नल के ऊपर ही अच्छा काम कर रहा होता है कि कोलेजन की स्टिमुलेशन कर रहा होता है, लेकिन अगर उसको हम कंबाइन कर देते हैं माइक्रोनेटिंग को रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी के साथ, तो वो क्या होता है आपकी जो डर्मल एनर्जी होती है ना उसको क्रिएट करता है कंट्रोल तौर पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोलेजन की रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन टाइटनिंग हो जाती है और एक्नी स्कार की इम्प्रूवमेंट हो जाती है। ये भी एक बात आपको बताने की जरूरत है कि एक्नी स्कार्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। आप उसके ऊपर पेशेंट की आप जरूरी थोड़ी कि किसी के ऊपर आई जैसे डिफरेंट स्कार्स हैं, जैसे आप बताए थे आई स्टिक्स होते हैं, बहुत स्कार्स होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के बहुत ज्यादा डीप पे, ठीक है, अब वो डीप पे अगर है उसके तो डेफिनेटली बात है उसमें हमें डिफरेंट जो ये जो मैंने आपसे बात बताई है कि उसको ऊपर हम कंबाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसका जो रिकवरी के लिए लॉन्गर एक ट्रीटमेंट प्लान बना देते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर चीज़ के ऊपर नॉलेज देने के बाद फिर क्या होता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, फिर उसमें हम लोग उसके हिसाब से जो है ना उस चीज़ों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना सबसे पहले जो मैंने आरएफ माइक्रोनेटिंग की बात करी कि वो तो इतना अच्छा काम कर रहा है, माइक्रोनेटिंग ने कोलेजन स्टिमुलेटिंग की, तो आरएफ ने क्या करा उसको कंबाइन करने के बाद वो स्किन की टाइटनिंग के ऊपर भी काम कर रहा है, एक्नी स्कार की इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है। हाइफू के ऊपर बात कर लेते हैं। हाइफू क्या करेगा, हाई इंटेंसिव फोकस अल्ट्रासाउंड होता है, तो ये क्या करता है, ये जो आपकी जो डीपर टिश्यू लेयर होती है ना जिसमें स्मस लेयर भी शामिल होती है उसके ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से लिफ्टिंग भी हो जाती है स्किन के ऊपर, लिफ्टिंग इफेक्ट आता है, स्किन टाइटनिंग हो जाती है और उसकी कॉन्टोरिंग भी हो जाती है, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट अगर मेरे पास अगर आप लोग उससे कोई सवाल करें कि जो स्मस लेयर की आपने बात करी है वो स्मस लेयर बेसिकली क्या होती है कि स्मस लेयर जो होती है हमारी जो एक फिब्रस होते हैं ना जिसमें कंटिन्यूस फिब्रस फाइब्रोमस्कुलर लेयर होती है, वो जो होती है ना स्किन और जो हमारे सबक्यूटेनियस फैट होते हैं ना फेस में और नेक में उसके नीचे होती है, ठीक है। इसका बेसिकली रोल क्या होता है स्मस लेयर का, ये क्या करती है फेशियल की जो एक्सप्रेशन होती है ना उसके ऊपर रोल होता है इसका। अब वो क्या करती है कि हमारे जो मसल्स होते हैं ना उसको कनेक्ट कर देती, किससे कनेक्ट करती है, हमारी जो डर्मिस होती है उससे कनेक्ट कर देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो हो रही होती है, ठीक है। तो फेशियल की जो मूवमेंट होती है ना वो हो रही होती है, तो स्मस लेयर के ऊपर जाके हाइफू काम करता है। अच्छा, स्मस लेयर जो है वो सिंगल डिस्टिंक्ट टिश्यू नहीं है, बल्कि क्या होता है कि स्मस लेयर के अंदर थ्री डायमेंशनल तौर पे जो कंपोज हुई हुई होती है उसमें कोलेजन और इलास्टिन भी होते हैं, फिब्रस टिश्यू नेटवर्क वगैरह जो कि आपकी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी फेशियल की कर रहे होते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मसल फाइबर, ये थिन शीट जो होती है फिशर की जो मेमेटिक मसल के जो मैंने आपको बताया कि इसके साथ कनेक्टेड होती है। दूसरी बात ये क्या होती है इसके अंदर की दोनों चीज के ऊपर ये आपकी बीनीथ होती है फैट लेयर के नीचे, तो फैट सेल्स भी होते हैं इसके अंदर एडिपोज टिश्यू वगैरह जो कि एक फाइबर्स का नेटवर्क एक फ्रेमवर्क बनाते थे, ठीक है। तो क्या होता है कि इस लेयर के ऊपर जाके वो काम करती है, यानी ये कि इसके साथ जो डीपर टिश्यू लेयर यानी कि जो मैंने स्मस के ऊपर आपको बात बताई उसके ऊपर जाके काम करती है। तभी क्या होता है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन भी है, मैंने इलास्टिन फाइबर का भी जिक्र कराया था, जब इलास्टिन फाइबर उसके ऊपर जाकर टारगेट करी ना इतना डीप के ऊपर जाके काम करी तो फिर क्या होगा स्किन के ऊपर लिफ्टिंग इफेक्ट आता है, स्किन टाइट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब इलास्टिक फाइबर है इलास्टिसिटी आपकी स्किन की इंप्रूव होगी क्योंकि इतना डीप पे जाके काम करा, तो स्किन के ऊपर एक टाइटनिंग इफेक्ट भी आ जाएगा, लिफ्टिंग इफेक्ट आ जाएगा।
अच्छा, दूसरी बात आखिर में जो है फ्रैक्शनल लेजर के ऊपर बात करी। ये भी क्या होता है कि कंट्रोल डर्मल इंजरी के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रीसर्फेसिंग हो जाती है स्किन की। अच्छा, पिगमेंटेशन किसी को पेशेंट को है तो पिगमेंटेशन की इम्प्रूवमेंट होती है फ्रैक्शनल लेजर से। अच्छा, उसका टेक्सचर जो होगा स्किन का वो भी इम्प्रूव हो जाएगा और स्कार की रिडक्शन भी हो जाती है। ये सारे जितने भी प्रोसीजर जो होते हैं वो नॉन सर्जिकल एस्थेटिक में आते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली तौर पे मैंने आपसे जो सब चीज़ों को ऊपर डिस्कस करा वो इस वजह से क्योंकि बायोलॉजिकली तौर पे ये डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी ये कि हर चीज़ जो आपके पास जो मैंने आपसे डिस्कस करी है वो हर चीज़ डिफरेंट तौर के ऊपर काम कर रही है। ठीक है सारे वही नॉन सर्जिकल मॉडलिटीज हैं, लेकिन काम इन सब का जो है बायोलॉजिकली तौर पे बहुत डिफरेंट है, यानी हर चीज़ इवॉल्व होकर आ रही है। अब जो पहला ट्रूथ है कि इंजेक्टेबल जो होते हैं ना वो सारे सेम नहीं होते। हमारा जो मेजर मिसकॉन्सेप्शन है ना इस सब में इंजेक्टेबल परफॉर्म के ऊपर वो एक सेम रोल के ऊपर है। लेकिन जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा जो अभी पिछली बात के ऊपर कि ये बिहेव कुछ पे कर रहे हैं, डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, फिलर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को रिस्टोर करते हैं, कॉन्टोर करते हैं स्ट्रक्चर। रिजल्ट जो होते हैं ना वो इमीडिएट तौर पे आ जाते हैं। बाई स्टिमुलेटर किस पे काम करते हैं, वो ग्रेजुअली वर्क करते हैं क्योंकि वो कोलेजन की स्टिमुलेशन कर रहे होते हैं। और रीजनरेटिव वो क्या करते हैं, उनका फोकस इसके ऊपर तो वो टिश्यू क्वालिटी के ऊपर होता है, वो हाइड्रेशन के ऊपर भी होता है, हीलिंग के ऊपर भी होता है, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि एस्थेटिक जो है ना टेक्निक ज्यादा मैटर करती है बनिस्बत के प्रोडक्ट खुद के। इस बात के ऊपर बात करनी थी क्योंकि इंजेक्टेबल जो सारे जितने भी हैं, ये जो मैंने फिलर्स पे बात करी, बायोस्टिमुलेटर पे बात करी, रीजनरेटिव, इस फिलर्स ये सारे इंजेक्टेबल सेम नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज कि ट्रुथ नंबर 2, यानी इसके ऊपर हम लोग ने बात करी कि डिवाइसेस जो है वो ऑपरेटर डिपेंडेंट है, यानी कि एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है जो आपके पास आ रहा है। लेकिन एक डेंजरस मिसकॉन्सेप्शन है कि मशीन खुद जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पे सेफ है, कि दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन। अब एक बात आपके ऊपर दिमाग में रखनी चाहिए कि आरएफ मैग्नेटिज्म क्या करती है, वो एक्ने स्कार्स को इम्प्रूव करती है, टाइटनिंग करती है, स्किन की पोर्स के ऊपर काम करती है, टेक्सचर के ऊपर काम करती है। लेकिन अगर आरएफ मैग्नेटिज्म के अंदर एक्सेसिव एनर्जी दे दी तो वो क्या करेगी, वो बर्निंग कॉज कर सकती है, वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर सकती है, वो फैट की एट्रोफी भी कर सकती है। दूसरी, उसके बाद हम लोग हाइफू की बात करते हैं। हाइफू मैंने आपको बताया कि वो स्मस लेयर जो होती है वो उस पर डीपर तौर पे काम करती है, वो लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ओवर ट्रीटमेंट क्या कर सकता है, उसके अंदर फेशियल होलोइंग कर सकता है, एक्सेसिव तौर पे फैट को लॉस कर सकता है, एसिमेट्री कॉज कर सकता है। अच्छा, अब इस पे अगर मुझसे कोई पूछे कि फेशियल होलिंग क्या होगी, फेशियल होलिंग के मतलब क्या होगा, जो हमारा फेशियल का फैट वॉल्यूम है ना वो लॉस होना शुरू हो जाए। अपीयरेंस जो होगी ना पेशेंट की वो ऐसी होगी कि संकट अपीयरेंस नजर आने लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जो चीज होंगे, जो उसका टेम्पल एरिया ना वो थिनिंग होना शुरू हो जाए। वो क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेसिव अल्ट्रासाउंड एनर्जी ने क्या करा कि वो फैट कंपार्टमेंट जो था ना पेशेंट का उसको डैमेज कर दिया। तो पेशेंट की क्या होगा कि अपीयरेंस कैसी हो जाएगी, एक गॉन्ड अपीयरेंस हो जाएगी। उसका टेम्पल जो होगा ना उसमें डिप्रेशन हो जाएगी, यानी अंदर गहरा बन जाएगा, उसकी चीज जो होंगे ना वो संकन हो जाएंगी और उसका फेस ऐसा लगने लग जाएगा जैसे बहुत ही ओल्डर फेस लगने लग जाएगा। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ, पेशेंट ने आपसे लिफ्टिंग की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन एक्सेसिव फैट लॉस की वजह से क्या हुआ, उसका फेस जो है ना वो ओल्डर नजर आने लगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो नीचे के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे लेजर्स के ऊपर, लेजर जो है ना बहुत एक्सीलेंट तौर पे काम करता है डीसरफेसिंग के लिए, पिगमेंटेशन के। लेकिन डार्कर स्किन टाइप के ऊपर एग्रेसिव जो सेटिंग होती है ना उसमें लेजर क्या कर सकता है, वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कर सकता है, प्रोलॉन्ग तौर के ऊपर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, स्कैरिंग कॉज कर सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबको याद रखनी चाहिए कि एनर्जी जो है ना वो मार्केटिंग को अंडरस्टैंड नहीं करती, ये सिर्फ किसको अंडरस्टैंड करती है, टिश्यू की इंटेरिएशन को। आपने मिथ के ऊपर काम नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करना है कि वो
किसके ऊपर काम कर रही है? टिश्यू के इंटेरिएशन के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन जो है कि डिवाइस जो है वो ऑपरेटर डिपेंडेंट है, इसी के ऊपर के ऊपर काम करनी है, नहीं। किसी भी चीज की अगर जरा सी भी एक्सेसिवनेस होगी तो उसकी वजह से ये चीज कॉज कर देगी, साइड इफेक्ट कॉज कर देगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि इस इंस्टाग्राम के ऊपर और एविडेंस के ऊपर। अच्छा, एक मेजर चैलेंज जो आजकल की दुनिया के अंदर आ गया है, वो एक गैप क्रिएट हो गया सोशल मीडिया एस्थेटिक की वजह से और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की वजह से। अब मैंने आपसे जो बात करी थी वो एविडेंस मेडिसिन के ऊपर बात करी। अब सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस की वजह से, सोशल मीडिया एस्थेटिक की वजह से क्या हुआ, पेशेंट जो है ना फ्रिक्वेंटली तौर पे किस वजह से आते हैं, पेशेंट जो है ना वो क्या करते हैं कि इमेजेस को एडिटेड, अगर बिफोर से पहले आ गए, बिफोर और आफ्टर के इमेजेस क्या करेंगे, एडिटेड करके आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, पेशेंट जो है, अब वो पेशेंट तो नहीं जानता ना, साइंस तो नहीं जानता, एनाटॉमी तो नहीं जानता, वो क्या करेगा, अनरियलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे रिक्वेस्ट करेगा, फिल्टर लगा के वो आपसे की रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं मुझे आप ऐसा रिक्रिएट कर दें। ठीक है, सेलिब्रिटी की एस्थेटिक, सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस की वजह से वो ये बात मिसकॉन्सेप्शन आ गए। ठीक है, और एक और चीज पे आ गई कि हैविली तौर पे जो मार्केटेड प्रोसीजर्स है ना, जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उसकी वजह से भी मिसकॉन्सेप्शन होगी। लेकिन सोशल मीडिया रियली तौर पे ये नहीं दिखाता कि उसका डाउन टाइम क्या है। जैसे मैंने आपसे आज जो डाउन टाइम के ऊपर बात करी, वो स्वेलिंग भी कॉज कर सकता है, उसकी मेंटेनेंस क्या हो सकती, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती, उसकी रिकवरी क्या हो सकती। तो इस चीज की वजह से, कि मिथ की वजह से क्या होता है, पेशेंट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेन फिजिशियन का काम ये होता है कि वो सारी चीजों के ऊपर रख के, कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर वो पेशेंट को गाइड करता है ताकि उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एक 30 सेकेंड की जो रील आपके पास जो इंस्टाग्राम में आती है, कोई भी आपकी सोशल मीडिया में आती है, वो 3 मंथ की जो रिकवरी का पूरा लाइफ टाइम होता है उसको हाइड कर देती है। तो एज अ फिजिशियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ हम लोग परफॉर्म करें प्रोसीजर को, बल्कि हम लोग पेशेंट को रियलिस्टिकली तौर पे एजुकेट करें। ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर मैं आपको बात करना चाहूंगी कि ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा सेफर है बनिस्बत के ट्रांसफॉर्मेशन के। फिर क्या होता है कि हम लोग एक और बात करते हैं कि कोई भी जो एस्थेटिक प्रोसीजर है वो कोई भी रिस्क फ्री नहीं है, जिसमें मैंने आपसे आज सारा डिस्कस करा। कॉम्प्लिकेशन किस वजह से आ जाते हैं कि अगर क्या होता है कि एक भी एस्थेटिक फिजिशियन है, उसको एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पुअर एनाटॉमी अंडरस्टैंडिंग है, उसने इंजेक्शन की जो डेप्थ है ना वो इनकरेक्ट तौर पे उसको नोट डाउन किया, ओवर ट्रीटमेंट कर दिया, एक्सेसिव एनर्जी जो है वो दे दी है, और दूसरी बात की एसेप्टिक टेक्निक का जो है ना वो ख्याल नहीं रखा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बनिस्बत की ये जो गोल है, ये क्या करता है कि आपकी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। दूसरी बात ये, अगर इस चीज का आप लोग अगर ख्याल रखते हैं बीइंग अ स्टैटिक फिजिशियन, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अर्ली रिकग्नाइजेशन हो जाएगी। दूसरी बात की क्या हो सकती है कि सेफ मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकता है। अब जो फिलर की कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वेलिंग होती है, ब्रूजिंग होती है, टेंडरनेस होती है, और सीवियर पे क्या होता है कि ये वाले जो होते हैं ना, कि आपके जो फिलर्स होते हैं ना वो आपकी ब्लड सप्लाई जो होती है टिश्यू की, वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो सकता है, आपकी इस्थीमिया हो सकता है, स्किन की नेक्रोसिस हो सकती है, इवन के ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन वो ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, क्योंकि वो इस वजह से कि हमारी जो नेजोलेबल फोल्ड्स जो होते हैं, जिसके लिए फिलर्स के लिए जो ट्रीट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन लाइसेंस अगर ऐसे काम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको पता नहीं होता। अब वो जो नेजोलेबल की जो फोल्ड्स है उसमें जो आर्टरी है वो कनेक्ट है डायरेक्ट आई के साथ। अब उसमें रियली तौर पे क्या होता है कि वो उसने इंजेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ये बहुत रेयर है साइड इफेक्ट, लेकिन ऐसा हो जाता है। ठीक है, आरएफ की कॉम्प्लिकेशंस में बात करते हैं, कॉमनली तौर पे इर्थेमा हो जाता है, एडेमा काउस हो जाता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरमेलेशन हो जाती है। सीवियर के ऊपर क्या हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, फैट की एट्रोपी हो सकती है। हाई फीवर कॉम्प्लिकेशन में कॉमनली तौर पे पेन भी हो सकता है, टेंडरनेस भी हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। सीवियर तौर पे जैसे मैं हमने बात करी, फेशियल की हॉलिंग हो जाती है, एसिमेट्री कॉज कर जाती है, और दूसरी बात की नर्व की इरिटेशन भी हो जाती है। लेजर की कॉम्प्लिकेशन पे बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन क्या करती है
कि वो मेलानोसाइट्स को जो है ना स्टिमुलेट करती है, और फिर क्या होता है कि आपके डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ट्रीटमेंट के बाद होते हैं, जो मैंने आपसे बात करी थी, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। ठीक है, स्कैरिंग क्या होता है कि जो कि बहुत रेयर है लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन में आता है। वो किस वजह से होता है? वो एग्रेसिव सेटिंग की वजह से होता है। दूसरी बात की इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इम्प्रॉपर तौर पे अगर हीलिंग हुई है उसकी वजह से। यहाँ पर एक बात, मेरी बात याद रखिएगा, जितने कॉम्प्लिकेशन मैंने आपसे बात करी, कि इंजेक्टेबल जो है वो फेल किस वजह से होते हैं? वो एनाटॉमी की वजह से फेस होते हैं। और डिवाइस किस वजह से फेल हुई है? वो फिजिक्स की वजह से फेल हुई है। और इन्फेक्शन किस वजह से हो रहे हैं? वो एसेप्सिस की वजह से हो रहे हैं, यानी पोली तौर पे आपने कंटामिनेशन हो गई ना, आपने उसका ख्याल नहीं रखा, तो पुअर सेटिंग की वजह से, एसेप्टिक टेक्निक का आपने ख्याल नहीं रखा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो एसेप्सिस हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि फिलर की वेस्कुलर ओक्लूजन के ऊपर। ये बहुत ही, मैं आपको बात बताऊं कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है एस्थेटिक इंजेक्टेबल, बहुत ही आप कह सकते हैं कि डेंजर है, क्योंकि हर इंजेक्टर जो भी होता है ना, उसको ये ध्यान में रखना चाहिए। अर्ली साइन में क्या होगा कि आपके वेस्कुलर ओक्लूजन में सबसे पहले क्या होगा, सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा स्किन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसको ब्लांचिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो कैपिलरी की जो रिफिल है ना, वो डिलेड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करनी है? अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ऐसी चीज है, पेशेंट ने आपसे कंप्लेंट करा है कि वो सीवियर पेन वगैरह हो रहा है, उसकी स्किन के अंदर ब्लांचिंग हो रही है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले इंजेक्शन को इमीडिएटली टॉप पे स्टॉप करना है। ठीक है, उसकी वैस्कुलर की जो टेरिटरी है उसको असिस्ट करना है। फिर फौरनी तौर पे आपने जो एंटीडोस लगानी है, किसकी? हाइलुरोनिडेज, हाई डोज लगानी है, उसके ऊपर मसाज करना है और वार्म कंप्रेस करना है। कि इमीडिएट मैनेजमेंट है जो वेस्कुलर ओकेजन के लिए। अगर कोई पेशेंट आपके सामने कंप्लेंट कर रहा है, आपको फौरन ये मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, अगर पेशेंट ने विजुअल सिम्टम आ गए, तो इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल फौरन क्या हो गया कि उसके ना आई के ऊपर उसका आ रहा है इमरजेंसी तौर पे, तो फिर आपको क्या करना है, जो एज अ एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर तौर पे आप क्या करना है, पैनिक नहीं होना है कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, बल्कि आपको उसको इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो प्रिपेयर्ड है उसके ऊपर काम करना है फौरन। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर होगा ना, तो वो फौरन पैनिक नहीं होगा, वो फौरन क्या करेंगे, वो उसकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर एक जो प्रोटोकॉल हमारा बना हुआ है उसके ऊपर काम करें। जैसे मैंने आपको बताया कि इमीडिएट मैनेजमेंट के ऊपर ये करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइलोनोनिक एसिड का अगर फिलर होगा तो हम लोग फौरन जो है हाइलोनोनिक डोज जो है हाई डोज देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिकली तौर पे नाइट्रोग्लिसरीन जो होगा वो पेस्ट जो है वो ऑक्सीजन ड्रेसिंग के ऊपर लगाएंगे। फिर एस्प्रिन जो है वो 300 मिलीग्राम का फौरन स्टार्ट कराएंगे, फिर उसको 75 मिलीग्राम के ऊपर ले जाएंगे ताकि ये रिजॉल्व हो जाए। अगर रिजॉल्व हो गया तो सही है, उसको एडवाइस करेंगे फॉलोअप के ऊपर। अगर नहीं हुआ तो फिर हम अपने कोलीग से, लोकल एक्सपर्ट से, जो मेडिकल डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन उससे डिस्कस करेंगे। फिर ऑनगोइंग केयर की जाएगी उस पेशेंट की, उसकी वूंड केयर की जाएगी, फिर उसको एडवाइस किया जाएगा फॉलोअप के ऊपर। ये प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर फॉलोअप के ऊपर ये सारी चीजों के ऊपर काम करना होगा। यानी एक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर क्या होगा कि वो ताना खस्ता, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। जरूरत तो नहीं है कि ऐसी चीज हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल वो पैनिक हो गया। नॉलेज देने का मकसद ये है कि एक्सपीरियंस क्या होता है वो प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब एक केस है जो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पेशेंट आपके पास जो आया है 34 ईयर्स का, उसने नेजल फेलर के लिए आया था। इंजेक्शन के ऊपर उसको, पेशेंट को फौरन जब इंजेक्शन लगाया एक, तो पेशेंट जो है ना फौरन उसने जो है सीवियर पेन उसको इमीडिएट तौर पे हुआ, स्किन पे ब्लांचिंग भी हो गई उसकी, उसका जो वेस्कुलर एरिया है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्लिकेशन एक अच्छी चीज फॉर्चुनेटली तौर पे इसमें क्या हुआ है, कॉम्प्लिकेशन अर्ली तौर पे रिकग्नाइज हो। हमने क्या करा, फौरन जो है, क्योंकि वो फिलर था हाइलोरोनिक एसिड का, हमें प्रोटोकॉल पता है, हाई डोज जो है ना फौरन हमने हाइलोरोनिडेज की जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेट कर दी उसके ऊपर, ताकि उसके अंदर रीपरफ्यूजन हो सके। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कि जो रिकवरी और नेक्रोसिस के दरमियान में क्या है, कि हमें सबसे पहले इसके ऊपर पता चलना चाहिए कि हमने अर्ली तौर पे रिकग्नाइज कर लिया। अर्ली रिकग्नाइज कर लिया, कोई भी अगर साइड इफेक्ट हो गया उसके ऊपर फौरन काम करें। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखें,
ये है जो आपके सामने मैंने आपको बताया। क्या फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, वेस्कुलर कल्चर वगैरह जो हो जाती है उसमें ये वाला पेशेंट के ऊपर केस आ जाता है, उसमें ऐसी चीज़ आ जाती है। मैनेजमेंट के ऊपर उसके ऊपर क्या करना है, हमें सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बात बताई कि हमें इमीडिएट डोज देनी है, हमें वार्म कंप्रेस करना, उसको एरिया को मसाज करना, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा कि पेशेंट के आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअप वगैरह के ऊपर रखेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक और चीज़ के ऊपर बात करते हैं, डिवाइस कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, कि एनर्जी बेस को जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ना आज ग्लोबली तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है ना वो एग्रेसिवली तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए जा रहे हैं आजकल। किस वजह से? क्योंकि जो मैंने आपसे बात करी कि मार्केट के ट्रेंड की वजह से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ है कि फास्टली तौर पे जो है ना विजिबल रिजल्ट चाहते हैं पेशेंट्स। तो क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया। अब जैसे मैंने आपसे बात बताया था कि आरएफ जो है वो बर्निंग कॉज कर देगा, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कॉज कर देगा, फैट एट्रोफी कॉज कर देगा। हाइफू को मैंने आपको बताया कि जो स्मस लेयर के डीपर पे काम करता है, तो वो क्या करता है, फेशियल का जो फैट कंपार्टमेंट होता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको तबाह कर देता है अगर एक्सेसिवली तौर पे हमने उसको यूज कर लिया। लेजर्स वाले जो होते हैं ना वो हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन स्किन की टाइप आपने असेसमेंट नहीं करी। जैसे मैंने आपको बताया कि फिट्सपेक्टिव टाइप के ऊपर, टाइप 5 के ऊपर हम बात करें, टाइप 6 के ऊपर बात करें, मेलानिन की प्रोटेक्शन ऑलरेडी ज्यादा है, उसमें क्या हुआ, लेजर का ख्याल नहीं रखा, तो लेजर जो है हमने उसको पे यूज कर लिया, कॉशन का ख्याल नहीं रखा, तो फिर क्या होगा कि उस पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाएगी। तो स्किन का कलर, इसके अंदर क्या बात है, सबसे पहले उसके ऊपर उसको चाहिए होती है एनर्जी का डिसिप्लिन, उसको अंदर हमें क्या करना पड़ता है, लेजर के ऊपर अगर जो स्किन की जो टोन होती है ज्यादा होती है कि उसमें एग्रेसिव सेटिंग के ऊपर नहीं रख सकते। ये मिसकॉन्सेप्शन है जिसके ऊपर बात करना जरूरी थी। अच्छा, फिर उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं ये रीजेनरेटिव एस्थेटिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, रीजेनरेटिव एस्थेटिक जो है वो एक बहुत ही एस्थेटिक एरिया है। मैं आपको बात बताऊं हमारी मॉडर्न एस्थेटिक मेडिसिन के ऊपर, पीआरपी हो गया, पीआरएफ हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इनका क्या एम होता है, ये क्या करते हैं कि टिश्यू की रिपेयर जो है ना बायोलॉजिकली तौर पे काम कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है इसके ऊपर, सबसे पहले कि हर जो रीजेनरेटिव ट्रेंड जो आजकल मार्केट में है उसके अंदर लॉन्ग टर्म एविडेंस नहीं है। तो रीजेनरेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो रिस्क फ्री है, इसका मतलब ये है कि वो बायोलॉजिकली तौर पे एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक और चीज जो मैंने आपसे बात बतानी थी कि हमारा जो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड एरिया जो है ना वो एस्थेटिक में, उसमें क्या होता है कि इस पे बात नहीं करी जाती कि इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर, जैसे मैंने आपसे जो आज बात करी। अच्छा, क्या होता है कि प्रैक्टिशनर ज्यादातर क्या होते हैं वो हैविली तौर पे फोकस इसके ऊपर कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, वो डिवाइसेस पे फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर इस चीज का एसेप्टिक टेक्निक का ख्याल नहीं रखा जाता ना तो उसकी वजह से मेजर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है, सेलुलाइटिस का हो सकता है। सेलुलाइटिस क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू पे। इसमें क्या फीचर्स क्या नजर आने लग जाएंगे, पेशेंट के अंदर रेडनेस नजर आने लग जाएगी, वार्मथ हो जाएगी, स्किन स्वेल हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगी, कभी कभी फीवर्स भी हो सकता है। और ये हुआ किस वजह से, पुअर एसेप्टिक टेक्निक की वजह से हुआ, ठीक है। तो ये चीज माइंड में जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिशनर अगर इस चीज का ख्याल नहीं रखता तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अच्छा, क्या होता है कि एस्थेटिक की वजह से एक और चीज बात बताऊं कि इसके अंदर क्या होता है, स्किन की डिसइंफेक्शन हो जाती है, कंटेमिनेटेड, अगर फॉर एग्जाम्पल जो प्रैक्टिशनर है कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट का ख्याल नहीं रखना, वो कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा इंजेक्शन के दौरान इम्प्रॉपर हैंडलिंग कर दी, तो उसकी वजह से ये चीजें कॉज होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी एक और चीज है बायोफिल्म नोड्यूल्स। व्हाट इज बायोफिल्म, अगर इसके ऊपर बात करें तो बायोफिल्म जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि वो बैक्टीरिया का कलेक्शन है, ठीक है ना। और वो क्या होता है, वो बायोलॉजिकल मैट्रिक्स के अंदर आपका जो बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है उसके नीचे जो होते हैं ना बैक्टीरिया बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या होंगे, ये आपका जो फिलर का जो मटेरियल है ना उससे अटैच हो जाएंगे और हिडन तौर पे आपको नजर नहीं आ रहा है।
तो पेशेंट क्या होता है, आपके पास वीक के बाद या मंथ के बाद वो आपके पास आया, तो उसके अंदर स्वेलिंग जो है उसको बार बार हो रही है, उसके अंदर नोड्यूल्स जो है ना उसके टेंडर हो गए, उसको रेडनेस हो रही है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। वो क्यों हो रही है? वो इस वजह से हो रही है, वो बायोफिन नोड्यूल्स की वजह से हो रही है, क्योंकि आपने एसेप्टिक टेक्निक के ऊपर काम नहीं किया, तो इस वजह से उसको ये चीज कॉज हो रही है। तो जब भी मैंने आपसे बात बताई कि प्रैक्टिशनर, कुछ प्रैक्टिशनर ऐसे होते हैं जो ख्याल नहीं रखते, लेकिन हर प्रैक्टिशनर को इस चीज पे ख्याल रखना है, क्योंकि बैक्टीरिया जो आपकी बायोफिल्म में होते हैं ना, इनसाइड की बायोफिल्म्स में, वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और की कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, ये क्रॉनिक हो जाते हैं और इनको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मेरा ये बात बताने का मकसद ये था कि हर प्रैक्टिशनर इस चीज का भी ख्याल रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है। एसेप्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, कि प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक क्या होता है, इसमें हम स्किन को प्रिपेयर करते हैं, स्टेराइल की हैंडलिंग करते हैं और कंटेमिनेशन को अवॉइड करते हैं, और प्रोडक्ट की स्टोरेज जो है ना प्रॉपरली तौर पे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर इस पे काम करते हैं तो क्या होता है, ना तो प्रोडक्ट फेल होगी, ना तो प्रोटोकॉल फेल होगा। सही, तो इस चीज के ऊपर काम करना जरूरी है। अच्छा, साइकोलॉजिकल और एथिकल रियलिटीज के ऊपर बात बताएं कि सबसे पहले आपको बताऊं कि एस्थेटिक मेडिसिन जो है ना उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी का भी काम होता है ना, वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पेशेंट, कुछ पेशेंट आपके पास जो आते हैं ना वो रिपीटली तौर पे आ रहे होते हैं, वो प्रोसीजर के लिए आ रहे होते हैं, उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, और फिर क्या होता है कि वो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनके अंदर अंडरलाइन तौर पे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम बात करें कि बॉडी डिस्मॉर्फिक ऑर्डर जो है वो हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैम ये इसका मतलब क्या होगा, ये एक दरअसल क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि साइकोलॉजिकली तौर पे होता है, तो क्या होता है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, यहाँ पे पेशेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा जो होता है ना वो परेशान हो जाता है, उसमें क्या होता है वो फ्लॉस के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाता है, और अपनी अपीयरेंस के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। ये फ्लॉस कुछ ऐसे होते हैं ना, क्योंकि कुछ एस्थेटिक के अंदर ऐसी चीज होती है जो कि आपको नोटिस नहीं हो रहे होते, लेकिन वो उसके ऊपर ओवर थिंक कर रहा होता है, तो ये वाला डिसऑर्डर वो होता है। ठीक है ना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के ऊपर ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उसके ऊपर वो ये चीज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, ओवर ट्रीटमेंट क्या कर सकता है पेशेंट के लिए, ये प्रॉब्लम ग्लोबली तौर पे कर सकता है कि सारे कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ना वो फिजिकल नहीं होते, कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ना वो साइकोलॉजिकल भी हो जाते हैं। तो मेरा इस चीज के ऊपर बात करने का जरूरी ये थी कि क्या होता है कि कभी कभी कुछ आपके पास पेशेंट आते हैं, ये सारी चीजें कुछ के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं जिससे एक जनरली तौर पर बात करूँ, कि यहाँ पर एक बात बताने की ज़रूरत है, कुछ लोग क्या होते हैं कि सेल्फी के एडिक्टेड होते हैं, ज़्यादातर शुरू में सुबह ही उठें और फ़ौरन जो है ना वो सेल्फी लेना शुरू कर दें। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो सेल्फी लेते रहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है वो साइकोलॉजिकली तौर पे थोड़े वीक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हर चीज़ जो होती है ना वो बैलेंस में रखना ज़रूरी होती है, तो इस चीज की वजह से जब वो अनरियलिस्टिक एक अपनी सेटिंग स्टैंडर्ड बना लेते हैं, माइंडसेट बना लेते हैं, और उसके बाद वो ऐसे पेशेंट जो है हमारे पास सेटिंग में आते हैं, तो वो क्या होता है उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक हो जाती है, और वो क्या होता है वो छोटी छोटी जो चीजें, जिस पे मैंने आपको बात बताई कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के ऊपर, वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ है, कुछ पेशेंट के जो डिसऑर्डर्स, कुछ कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं ना वो फिजिकली नहीं आते हैं, वो क्या होता है साइकोलॉजिकली तौर पे आ जाते हैं, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो इस पे बात करना हमारी जरूरी थी। अच्छा, फ्यूचर एस्थेटिक के ऊपर बात करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर एस्थेटिक का जो फ्यूचर है वो अब बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिजेनरेटिव हो गया है, और टेक्नोलॉजी तौर के ऊपर काम करने लगे, मोर टेक्नोलॉजी असिस्टेड हो गया। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि एआई की वजह से हमारा जो एल्मा, आजकल आपको पता है कि कराची वगैरह में भी जो है इस डिवाइस का बहुत यूज़ किया जा रहा है, तो उसके जरिए हम लोग फेशियल की एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इसकी वजह से एक और चीज़ का फायदा पता है क्या हुआ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक नॉन टेक्निकल आगे उसको यूज करना शुरू कर दे, नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रैक्टिशनर होगा ना, तो प्रैक्टिशनर होगा, उसके पास उसकी अपनी नॉलेज, उसके साथ साथ एआई जो है ना वो उसको सपोर्टिव तौर पे काम कर रहा है। अब वो क्या होगा कि दोनों मिलकर जब, तो उसके रिजल्ट जो होंगे ना पेशेंट के वो एनहांस हो जाए।
तो एस्थेटिक जो है ना वो और ज्यादा इवॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि एआई फेशियल के जरिए एनालिसिस करते हैं, हम लोग उसके जरिए पेशेंट की जब एनाटॉमी के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि एआई इंटीग्रेटेड जो आपके, जो मैंने आपसे डिवाइस करी एल्मा की बात करी, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो आपकी पेशेंट की जो है ना एनाटॉमी बता देता है। तो हमें एनाटॉमी बता देता है, तो उसके जरिए क्या होता है, हम और ज्यादा अच्छे तौर पे हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है ना कस्टमाइज करते हैं। फिर क्या होता है, हम उस तौर के ऊपर जो है ना वो टारगेटेड तौर पे जो है रिजुवनेशन के ऊपर काम करते हैं बायोलॉजिकली, और उसके बाद हम कंबाइंड थेरेपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं, तो पेशेंट का जो रिजल्ट होता है ना वो एनहांस हो जाता है। तो फ्यूचर एस्थेटिक का बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। वो सिंपल नहीं है, बल्कि वो आपको सिर्फ यंगर लुक नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, ये आपका जो फ्यूचर है एस्थेटिक का, वो आपकी एजिंग को बेटर कर, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात जो मैं आज इस एंड में करना चाहूंगी इस वेबिनार पे, कि ट्रेंड्स जो है ना वो रैपिडली तौर पे इवॉल्व हो गए, लेकिन पेशेंट की एनाटमी वो इवॉल्व नहीं होती। तो इसलिए हर प्रैक्टिशनर का ये काम है कि सेफ्टी के ऊपर काम करे बनिस्बत के वो पेशेंट की रैपिड रिजल्ट के ऊपर काम करे। ए बीइंग एन एक्सपर्ट, और मैं आपको ये बात बताऊं, जो अथेंटिक होंगे प्रैक्टिशनर, वो क्या करेंगे, वो पेशेंट के ऊपर काम नहीं करते, वो पेशेंट के लिए रियलिस्टिक सेटिंग उसकी सेट करते हैं, माइंड सेट, और उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन थेरेपी, इसके जरिए आपको क्या पता चला, इसके जरिए आपको ये पता चला कि कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो अब फ्यूचर स्टैंडर्ड बन गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको ये बात ये भी पता चली कि एविडेंस बेस्ड जो एस्थेटिक है ना वो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है, वो पेशेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, वो प्रैक्टिशनर को भी प्रोटेक्ट कर रही है। जो आज हमने जितनी भी बातें करी है ना वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर बात करी, ठीक है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर बात करी, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करी, जिसकी वजह से अनरियलिस्टिक सेटिंग हो गई है, ठीक है। एज अ एस्थेटिक फिजिशियन ये मेरा काम था कि मैं आपसे ये बोलूं कि हमारी की जिम्मेदारी है कि हम लोग पेशेंट की सिर्फ ओपिनियंस के ऊपर इम्प्रूव नहीं करें, बल्कि हम लोग एथिक्स को भी मेंटेन करें, सेफ्टी को भी मेंटेन करें, रियलिस्टिक मेडिसिन को भी मेंटेन करें, क्योंकि एस्थेटिक मेडिसिन इवॉल्व हो रही बहुत रिपीटली तौर पे, लेकिन सेफ फैक्ट्री हमेशा क्या करती है, वो एनाटॉमी के ऊपर काम करती है, एविडेंस के ऊपर काम करती है, एथिक्स के ऊपर काम करती है। उसके साथ साथ हमने ये वाली चीज को खत्म करा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज आप लोग पूछिए। एनी क्वेश्चन? किया, किसी ने मुझसे सवाल करा है चमन अब्बास ने कि एजोजो ट्रीटमेंट जो है हेयर लॉस के लिए वो इंजेक्शन इफेक्टिव है या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऊपर मैं बात बताऊंगी आपको कि एजोजो ट्रीटमेंट जो है हम लोग विदाउट इंजेक्शन जो है हाईली इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि एक्सोसोम जो है वो चैनल के जरिए जो इतना ही चैनल क्रिएटिंग प्रोसीजर के तरफ पे काम कर रहे होते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग विदाउट इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट को रेकमेंड करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि एक्सोसोम जो है ना, बेसिकली एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि एक्सोसोम जो है वो माइक्रोस्कोपिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो स्किन के बैरियर को इजीली पेनेट्रेट नहीं कर सकते अपने ऊन के ऊपर। तो आपको सिंपली तौर पे आपने क्या करा, टॉपिकली तौर पे अप्लाई करा, तो उसमें आपको मिनिमम रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उसके साथ अगर आप क्या करेंगे, आप इंजेक्शनली तौर पे इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं उसको, वो ऐसे बना सकते हैं कि अगर डर्मा रोलर जो होता है ना,
जो डर्मा-रोलर होता है वो एक सेफ होता है। अब उसके अंदर सबसे पहले पेशेंट को ये गाइड करना ज़रूरी है कि वो डर्मा-रोलर का इस्तेमाल करेगा। डर्मा-रोलर के लिए सबसे पहले वो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से उसको जो है डिसइंफेक्ट करेगा, ठीक है? और उसके बाद फिर वो जो है वो डर्मा-रोलर परफ़ॉर्म करेगा अपने स्कैल्प के ऊपर, और उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर वो जो है टॉपिकली तौर पे एज़ोज़ोम का सेरम जो है वो उसके ऊपर अपने हेड पे लगाएगा। उसके बाद फिर वो उसको 5 मिनट के लिए फ़ौरन जो है वो डर्मा-रोलर को डिसइंफेक्ट करेगा और उसके बाद वो उसको जो है ना बॉक्स में रखेगा। ये एक प्रैक्टिस है जो उसको पेशेंट को आपको गाइड करनी है। अब क्या होगा कि वो इस तरीके से पेशेंट के ऊपर एज़ोज़ोम ट्रीटमेंट जो है इंजेक्शन के बजाय वो इफेक्टिवली तौर पे काम करेगा। अब इसमें नीडल्स के ज़रिए हमें इफेक्टिवनेस को अचीव करना है तो इसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है? और उसके साथ-साथ क्या होगा कि मैक्रो नीडलिंग क्या करेगा? मैक्रो चैनल क्रिएट कर देगा। और फिर क्या होगा कि 1000 जो मैक्रोस्कोपी पंक्चर जो हम स्किन पे स्कैल्प पे जो डर्मा रोलर के ज़रिए दे रहे हैं, तो उसके ज़रिए क्या होगा, एक्सोसोम जो है ना विदाउट इंजेक्शन भी इफेक्टिवली तौर पे काम कर सकता है। ठीक है? कोई और सवाल? एस्थेटिक के लिए ट्रीटमेंट के लिए एज की रेंज कौन से सेफ है? एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए जनरली सेफ जो है, जो 18 अबव जो होते हैं ना, यूनिवर्सली तौर पे कोई हमने बेस्ट एज रेकमेंड नहीं करी है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन 18 प्लस के जो होते हैं ना उनके लिए हम लोग सेफली तौर पे ये बताते हैं कि इंडिविजुअल की स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, और फिर उसके बाद ये कि उसके कौन से गोल हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोग जो है 18 प्लस को जो है वो उस पर बोलते हैं कि, लेकिन उसके ऊपर एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं बताते। अच्छा, अगर आपकी 20s की एज है तो उस पे हमारा फ़ोकस किसके ऊपर पेशेंट के कर सकते हैं? आप जो है अर्ली मेंटेनेंस के ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो फ्यूचर तौर पे सन डैमेज ना हो सकते। उसके लिए हम सेफ ट्रीटमेंट कौन से बता सकते हैं? हम लोग उसको जो है एस्थेटिक ट्रीटमेंट के अंदर उसको हम रेटिनॉल का इस्तेमाल बताएँगे, एसपीएफ का बताएँगे, लाइट केमिकल पील हम उसको रिकमेंड कर देते हैं, माइल्ड हाइड्रेटिंग फेशियल उसको रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है? अच्छा, उसकी 30s में हम लोग अर्ली करेक्शन के लिए कौन से बता सकते हैं? हम उसके लिए फ़ोकस करेंगे कि फाइन लाइन्स को सॉफ्टन करा जाए और उसके बाद नेचुरली तौर पे उसकी कोलेजन की प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि आपको पता है कि 25 के प्लस के बाद 1% कोलेजन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो हमने सेफ ट्रीटमेंट कौन से बता सकते हैं उनको? हम उसको न्यूरोमॉड्यूलेटर्स बता सकते हैं, माइल्ड डर्मा फ्लड बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया और ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं आपको, जैसे मैंने बताया था स्टिमुलेटर के ऊपर हमने बात करी, बायोस्टिमुलेटर की। अच्छा, उसके बाद जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो तो ऑब्वियसली 25 प्लस के बाद जो होता है वो बेस्ट होता है। तो उसके बाद अगर कोई 40s और 50s में है तो वो उसकी हम लोगों को पेशेंट की रिस्टोरेशन और रिजुविनेशन के ऊपर काम करना होगा। तो डीप लाइन की रिडक्शन हो जाएगी उसकी, नॉन सर्जिकल लिफ्टिंग होगी, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और हम जो पेशेंट का जो होता है ना 40s और 50s में वॉल्यूम लॉस हो जाता है, तो उसकी सेफ ट्रीटमेंट कौन से होती है? कॉम्बिनेशन थेरेपी के होते हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है अगर किसी और का सवाल नहीं है तो फिर हम लोग जो है अपने एक पोस्टर की तरफ मूव करते हैं। जी मेंबर्स, हमारे आज फ्रेटर्निटी में जो है हमारा डिप्लोमा होने वाला है स्टैटिक मेडिसिन के ऊपर, और ये 6 मंथ का डिप्लोमा होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें ये 15 सीट अवेलेबल हैं, ये आप एडमिशन के लिए आप जो है हमारी मैम अर्शद जो हमारी सीईओ के तौर पे काम कर रही हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्थेटिक मेडिसिन के ऊपर जैसे आज हमने बात करी है, तो एस्थेटिक मेडिसिन जो है जैसे मैंने आपको बताया है कि आज सारा चीज़ें बताई गई हैं कि इसके ऊपर कितनी इवॉल्व हो चुकी है, कौन-कौन से प्रोसीजर हमारे जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, और कौन से ट्रेंड्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, और कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। तो अगर किसी को एस्थेटिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी जो इंस्टीट्यूट जो है वो उसने लॉन्च कर दिया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा आपको, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि सबसे अच्छी बात ये कि ये डिप्लोमा जो हमारा एस्थेटिक मेडिसिन में हो रहा है, ये एफिलेटेड किया गया है यूके से, मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी यूके से। तो ये कि आप लोगों को यूके बेस्ड जो है डिप्लोमा, एक्रीडेटेड डिप्लोमा आपको घर बैठे इंशाल्लाह मिल सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एस्थेटिक फील्ड में, यू आर मोर देन वेलकम।
अच्छा, इसमें क्या होगा कि हमारी जो है 15 शिफ्ट है, और दूसरी बात की क्या होगा कि 6 मंथ का कोर्स होगा, 90 क्रेडिट आवर्स होंगे, 3 डेज वीक के अंदर क्लासेस होंगी हमारी। अच्छा, क्लासेस जूम में होंगी। और दूसरी बात ये कि आखिर में हमारा इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी होता है जिसके ऊपर दिया जाता है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर पेशेंट को जो है वो ट्रेनिंग का भी शौक होता है फिजिकल सेटिंग के अंदर, तो हम लोग जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पंजाब में जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है आप क्लिनिकल सेटिंग के ऊपर भी पेशेंट जाके आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाके काम करते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर उनको 1 मंथ की जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद जो है वो उनको डिप्लोमा आखिर में प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, उसके साथ-साथ मेंबर आपसे मैं फिर बात करना चाहूँगी कि अगर आपको एक और कोई भी और क्वेश्चन हो तो यू आर मोर वेलकम कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आज अभी मौजूद हूँ आपके पास। जी, अगर किसी पेशेंट अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि उनको स्वेटिंग हो रही है सनब्लॉक लगाने के बाद, ठीक है? स्वेटिंग अगर आपको सनस्क्रीन के बाद हो रही है, वो इस वजह से होती है क्योंकि अगर आपकी जो हैवी क्रीम है ना, वो पोर्स जो है ना आपके क्लॉग्ड हो गए, आपकी बॉडी हीट के ज़रिए, ठीक है ना? इसको आपको किसे फेस करना है? आपको जो है लाइट वेट या वाटर बेस्ड जो ऑयल फ्री जेल सनस्क्रीन होते हैं ना, उसके ऊपर फ़ौरन स्विच करना है। जिसकी वजह से आपको जो स्वेटिंग हो रही है ना आपको सन ब्लॉक की वजह से, तो वो आपकी डिक्रीज़ हो सके। आपको जो है ना वो कूल ड्राई स्किन जो है ना उसके ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत है। और आपको जो है अंडरलाइन कोई भी हैवी मॉइस्चराइज़र कोई भी अंडरलाइन अंडरनीथ के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? आप अपना फ़ॉर्मूले को फ़ौरन चेंज करें, ठीक है? आप जो है थिक क्रीम लोशन जो होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं, मिल्क होते हैं, जेल बेस्ड सनस्क्रीन उसके ऊपर आप जो है वो स्विच कर सकते हैं। अपनी रूटीन को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करा जाए। कोई भी क्योंकि आपको पता है कि बेसिक जो हमारी जो रूटीन होती है उसमें सबसे पहले हम लोग क्लींजर बताते हैं, और क्लींजर बताने के बाद सबसे पहले उसको बोलते हैं कि आप जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाएँ। लेकिन लाइट पे लगाना होता है। देखिए मॉइस्चराइज़र लगाएँ। अब इस पे चूँकि आपको स्वेटिंग का मसला है तो आप लोग कोई भी हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएँ मॉर्निंग के ऊपर जब तक आपकी जो सनस्क्रीन है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जो है डायरेक्टली तौर पे जो है सनस्क्रीन के लिए आपने क्लींजर लगाया, आपने डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा दी। दूसरी बात ये है कि सनस्क्रीन को 15 टू 20 मिनट जो है आपको घर पे से निकलने से पहले जो है वो अप्लाई करना है। आपको कूल रूम के अंदर बनिस्बत की कि पंखे के ऊपर और एसी में ज़्यादा रहना है ताकि ये कि आपका वो सेटल डाउन हो जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ठीक है? और दूसरी बात ये कि थिन लेयर लगानी ताकि वो केक ना बन जाए। ठीक है? हाफ अमाउंट लेना है ड्राई तौर पे। अच्छा, आपको ये चीज़ विदाउट सनब्लॉक भी होती है। अगर आपको हो रही है ना तो आपको उसके साथ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्सेसरी तौर पे स्वेटिंग हो रही है ना तो फिर आपको एंटी पर्सपायरेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जेंटली तौर पे जो एंटी पर्सपायरेंट होता है ना वो आपको नाइट के ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपके जो स्वेट ग्लैंड है ना उसको ब्लॉक करा जा सके। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं फिर भी आपको स्वेटिंग होती है तो सबसे पहले आप नाइट में क्या करें, नाइट की सेटिंग के अंदर आप एंटी पर्सपायरेंट का इस्तेमाल करें। वो क्या करेगा, आपके स्वेट ग्लैंड को ब्लॉक कर देगा। फिर आप जब मॉर्निंग के ऊपर सनस्क्रीन लगाएंगे, मॉर्निंग भी आपको सनस्क्रीन भी स्विच करने की जरूरत है जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस करा। तो उसके जरिए क्या होगा, फिर आपकी जो स्वेटिंग का मसला है ना वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाएगा।
आपको पीआरपी के बेनिफिट किसके लिए पूछना है? फेस के लिए पूछना है, हेयर्स के लिए पूछना है? देखिए, अगर पीआरपी के आप पूछ रही हैं, तो पीआरपी के लिए मैं आपको बताऊं कि पीआरपी के जो है वो कोलेजन को भी बूस्ट कर देता है। अगर फेस के ऊपर भी बात करते हैं, इलास्टिन को बूस्ट कर देता है, आपकी साइंस जो एजिंग जो होती है उसमें आपको रिड्यूस कर देता है, फाइल लाइन्स वगैरह को सॉफ्टन कर देता है। डार्क सर्किल के ऊपर भी पीआरपी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। स्कार्स के ऊपर जो अर्ली स्कार्स होते हैं उसके ऊपर भी काम कर रहा होता है। स्किन की टोन को बेटर कर देता है। और क्योंकि अपना ओन ब्लड लेके पेशेंट का करा जाता है, तो इसके ऊपर एलर्जी क्रिएशन के जो चांसेस होते हैं ना, बहुत स्लो हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि पीआरपी के साथ आप कंबाइन किसको करें, मैक्रोन्यूट्रिएंट को कंबाइन करें। जैसे कि हम लोग जो वेम्पायर फेशियल कहते हैं ना हम लोग पीआरपी को, तो उसके ऊपर काम करें, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ काम करेगा तो वो बहुत अच्छा काम कर देगा, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट चैनल क्रिएट कर देगा। फिर हम जब पीआरपी करेंगे उसके साथ, तो फिर वो क्या होगा, पेनिट्रेट किसके ऊपर करेगा, स्किन पे डीपली पेनिट्रेट करेगा, जिसकी वजह से आपकी कोलेजन ज्यादा बूस्ट करेंगे और वो बहुत अच्छा काम करेगा। जी, एक और किसी ने सवाल करा है कि ड्यूरिंग कॉमेडोन्स, अच्छा, ड्यूरिंग कॉमेडियन पीआरपी सेफ और नॉट, और एक और क्या चीज पूछी है आपने? अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पीआरपी जो है जनरली तौर पे सेफ होता है, ठीक है, स्किन के लिए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कॉमेडियंस के ऊपर तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्टिव एक्नी है, आपकी इन्फ्लेम्ड एक्नी है, अगर आपकी इन्फेक्शन है, तो उस पर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेजर हेयर रिमूवल जो है वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो हेयर फॉलिकल, क्योंकि कॉमेडोन्स के ऊपर जो अगर फॉर एग्जाम्पल कॉमेडोन्स हैं, तो उसके लिए हम लोग लेजर हेयर को इफेक्टिव को यूज कर सकते हैं। वजह पता है क्या होती है? वजह ये होती है कि आपके, क्योंकि कॉमेडोन्स जो होते हैं ना वो होते क्यों है, क्योंकि वो जो हेयर फॉलिकल जो होता है ना वो आपका ट्रैप हो जाता है ऑयल के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेजर हेयर जो होता है ना वो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर ले। एक और किसी ने अच्छा सवाल करा है। 1 मिनट का हम लोग अजान का ब्रेक देंगे, 1 मिनट।
जी, वेलकम बैक। अच्छा, किसी ने बहुत अच्छा सवाल करा है, अभी मेरे पास आया है अलीना गफ्फार का कि फेस का हेयर लेज़र का ट्रीटमेंट जो है वो पेनफुल एक्ने जो है कुछ पेशेंट में कर देता है। वजह क्या है? पहली बात तो ये कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की ज़रूरत है कि वो जो पेनफुल एक्ने या पिंपल जो फेशियल लेज़र हेयर के ऊपर ट्रीटमेंट के बाद आ जाते हैं, वो एक्चुअल एक्ने नहीं होती। वो टेम्परेरी साइड इफेक्ट होता है, वो लेजर इंड्यूस फॉलिकुलाइटिस कहलाता है। ठीक है, वो इस वजह से होता है क्योंकि स्किन जो है ना रिस्पॉन्ड कर गई है इंटेंस हीट के ऊपर। तो उसने जब हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करा ना, तो उसके ऊपर वो स्किन जो है वो इंटेंस हीट की वजह से रिस्पॉन्ड कर गई, जिसकी वजह से फॉलिकुलाइटिस हो गया। ये लेजर इंड्यूस फॉलिकुलाइटिस कहलाता है। अब लेजर ने क्या करा कि टारगेट किसके ऊपर कर दिया, वो हेयर रूट पे जाके टारगेट कर दिया, और वो कंसंट्रेटेड हीट के साथ इस थर्मल एनर्जी ने क्या करा, टेम्पररी तौर पे इंफ्लेमेशन कॉज कर दी, एडिमा कॉज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो स्किन जो होती है ना उसमें पस फिट या पेनफुल बम्प्स नजर आने लग जाते हैं। तो वो एक्चुअल एक्नी नहीं होती। इसके ना प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं, आप जेंटली तौर पे उसको फेस को वॉश करें ट्वाइस अ डे माइल्ड के जरिए। खास तौर पे उन क्लींजर के साथ आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि बेंजोइल पेरोक्साइड जिसके ना क्लींजर में होता है एंटी बैक्टीरियल क्लींजर, उसका इस्तेमाल किया जाए। हीट का जो है ना अवॉइड करा जाए, यानी ये कि इंटेंस तौर पे वर्कआउट को अवॉइड किया जाए। हॉट शावर को कम से कम 2 दिन के लिए अवॉइड करा जाए, ताकि आपकी स्किन को स्वेटिंग से प्रिवेंट करा जा सके, और जो बैक्टीरिया जो ट्रैप हो गया ओपन बोर्ड में उससे प्रिवेंट करा जा सके। आप उसको पेशेंट को ये भी गाइड करेंगे कि कोई भी पिक ना करे, उसको स्क्वीज ना करे, और उस बम को स्क्रैच ना करे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया और ज़्यादा डीपर पे हो जाएगा। फिर आपको जेंटली तौर पे एक फ्रेगनेंस फ्री मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत होगी। बेस्ट मॉइस्चराइजर आप मुझसे पूछ रही हैं कि ड्राई स्किन के लिए सबसे अच्छे मॉइस्चराइजर जो मैं आपको बताऊं, वो एक एक और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो जैसे सबसे पहले जो है ना, सब बेस्ट मॉइस्चराइजर जो है वो हमारा सेरावी का जो होता है मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा होता है। फिजियोजेल का मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, डेली मॉइस्चर थेरेपी होती है, वो बहुत अच्छा होता है। लारोच पोसे का बहुत अच्छा काम करता है। बेरोफ का बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बेरोफ के अंदर क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन वो उसका ह्यूमेक्टेंट बहुत अच्छा है, सेरामाइड्स पेप्टाइड्स वगैरह है, तो वो मैं अच्छा वो उसको रेकमेंड कर देती हूँ। लेकिन अच्छा जो काम कर रहा होता है वो सेरावी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिजियोजेल भी आप जो है वो रेकमेंड कर सकती हूँ। लारोच पोसे का बहुत अच्छा होता है। अगर बजट फ्रेंडली पे जाए तो हम बैरोफ को भी बता सकते हैं। और कोई किसी और का सवाल? चले, ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।